सजीवों में विकास भी होता है, वृद्धि भी पाई जाती है, जबकि निर्जीव में ऐसा नहीं होता। तीसरी बात हम पोषण की कर रहे हैं। पोषण पाया जाता है सजीवों में, निर्जीव में नहीं। श्वसन, सजीव श्वसन करते हैं, निर्जीव नहीं। गमन, गति करते हैं सजीव, जबकि गति और गमन नहीं होता निर्जीव में। इसी प्रकार उत्सर्जन, सजीव उत्सर्जन करते हैं, जबकि निर्जीव नहीं। 2 पॉइंट हम मिटा देते हैं। एक 7वां लक्षण बच्चों हम ले सकते हैं, प्रजनन। प्रजनन क्या है बच्चों? ये सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, जिसके अंतर्गत सजीव क्या करते हैं बच्चों? अपने ही समान जीव उत्पन्न करते हैं। ये क्षमता प्रजनन कहलाती है। बिल्ली से हमें बिल्ली का बच्चा प्राप्त होता है, गाय से गाय प्राप्त होती है, गाय का बछड़ा प्राप्त होता है, हमें मनुष्य से हमें शिशु की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार पेड़ पौधे, आम के बीज से हमें आम का पौधा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार सभी सजीव जो हैं बच्चों अपने ही समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। ये इनका महत्वपूर्ण लक्षण है, अनिवार्य लक्षण है, जबकि निर्जीव में ऐसा नहीं होता। पाया जाता है सजीव अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं, और जबकि निर्जीव जनन नहीं करते। एक और लक्षण के आधार पर बच्चों हम इनमें अंतर स्थापित कर सकते हैं, और वो है हमारा 8वां लक्षण, प्रतिक्रिया। किसी भी उद्दीपन के प्रति बच्चों हम क्या व्यक्त करते हैं? प्रतिक्रिया या अनुक्रिया व्यक्त करते हैं। उद्दीपन क्या है, अनुक्रिया क्या है, जरा आप इसको समझें। यदि मान लीजिए आपका हाथ किसी गर्म वस्तु से छूता है, तो आप क्या करते हैं? आपके हाथ में यदि कोई नुकीली वस्तु छू जाती है, आप क्या करते हैं? बिना सोचे क्या करते हैं? आपका हाथ उस जगह से हट जाता है। पेन का चुभना, नुकीली वस्तु का चुभना, गर्म वस्तु से हमारा हाथ छूना, ठंडी वस्तु में हमारा हाथ जाना, ये सब चीजें क्या हैं बच्चों? उद्दीपन है। इन उद्दीपन के प्रति सभी सजीव अनुक्रिया दर्शाते हैं। जो भी व्यवहार हम किसी उद्दीपन के प्रति करते हैं बच्चों, उसे हम अनुक्रिया या प्रतिक्रिया कहते हैं। किसी भी क्रिया के प्रति क्रिया जो हम करते हैं, बदले में जो क्रिया की जाती है, उसे हम प्रतिक्रिया कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे? सजीव जो हैं वो उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं कौन? सजीव। जबकि निर्जीव प्रतिक्रिया नहीं दर्शाते। आप किसी टेबल को लेकर कितना भी हथौड़े से ठोक लीजिए, टेबल उफ तक नहीं करेगी। चलिए, इतनी बात तो हो गई है बच्चों। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, पहला जो हमारा टॉपिक था इस अध्याय का, सजीव और निर्जीव में आप किस आधार पर अंतर करेंगे। 8 पॉइंट के आधार पर हमने अंतर की बात की है बच्चों। आप नोट कर लेंगे पॉइंट वाइज। इस प्रकार से सजीव और निर्जीव के बीच में यदि अंतर पूछा जाता है हमारे प्रश्न पत्र में, तो हम इस प्रकार सारणीबद्ध रूप में इस अंतर को आराम से याद करके लिख सकते हैं। समय है बच्चों ब्रेक का, लौटते
आशा है उतार लिया होगा आपने बच्चों। कुछ बच्चे जो धीमे लिखते हैं उनके लिए एक और मौका हम आपको दे रहे हैं, आप इन नोट डाउन फटाफट कर लें। अगला टॉपिक हमें शुरू करना है बच्चों, 1 मिनट आप ले सकते हैं। 8 लक्षण के द्वारा हमने सजीव और निर्जीव में अंतर स्थापित किया है। चलिए अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है हमारा जीवन की उत्पत्ति के संबंध में बात करना, परिकल्पनाएं। आप देखिए बच्चों, आज की बात नहीं है बच्चों, हमेशा से ये मनुष्य के दिमाग में आता रहा है सवाल, आखिर सबसे पहला जीव इस पृथ्वी पर कौन था? सबसे पहले इस पृथ्वी पर कौन आया जिससे कि आगे और जीवन बढ़ता चला गया? आज भी आप देखिए छोटे बच्चे क्या पूछते हैं कि पहले या अंडा। तो ये हमेशा से बच्चों प्रश्न हमारे वैज्ञानिकों के दिमाग में, आम व्यक्ति के दिमाग में रहा। ऐसा माना गया जीव विकास के सिद्धांत में कि सारे के सारे जो जीव हैं बच्चों, एक छोटा सा जीव है, सबसे सरल जीव है इस पृथ्वी पर, अमीबा, जिसका शरीर मात्र एक कोशिका से मिलकर के ही बना हुआ है। उस एक कोशिकीय जीव अमीबा से ही आगे के जितने एक कोशिक जीव हैं वो, और बहुकोशिक यानी एक से ज्यादा जिनके शरीर में कोशिकाएं थी, उन सभी जीवों का विकास हुआ है। ऐसा कौन मानता है? जीव विकास का सिद्धांत ये बात कहता है। जीव विकास के सिद्धांत के अनुसार एक कोशिक जीव अमीबा से अन्य एक कोशिकीय जीव, कोशिकीय जीवों का विकास हुआ। क्या बात कर रहे हैं हम? जीव विकास के सिद्धांत के अनुसार एक कोशिक जीव अमीबा से ही अन्य एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीवों का विकास हुआ। वैज्ञानिकों ने बच्चों समय समय पर विभिन्न मत प्रस्तुत किए जीवन की उत्पत्ति को बताने के लिए, विभिन्न परिकल्पनाएं हमारे समक्ष रखी। जानते हैं हम इन परिकल्पनाओं के बारे में एक एक करके। सबसे पहले जो परिकल्पना आई बच्चों पर, वो परिकल्पना है जननवाद। परिकल्पनाएं या जिन्हें हम मत कह सकते हैं। सबसे पहला है बच्चों स्वतः जनन या स्वतः जननवाद। वाद किसे कहते हैं बच्चों? थ्योरी। सिद्धांत के लिए वाद यूज करते हैं हम। अब आप इस नाम में देखिए बच्चों, स्वतः यानी अपने आप, जनन, जनन क्या है? आगे से आगे जीवों की संख्या में वृद्धि होना। ये सिद्धांत ये मानता था बच्चों कि जीव जो हैं वो अपने आप ही उत्पन्न हुए हैं। प्राचीन समय में ये धारणा थी कि सूर्य की किरणें जब नदियों में पड़ी तो नदी में जो कीचड़ था ना बच्चों, नीचे तली में, वो कीचड़ गर्म हुआ और उस गर्मी से कुछ जीव जैसे कि मेंढक, सांप, चूहे, घड़ियाल, इस प्रकार के जो जीव हैं वो अपने आप ही उत्पन्न हो गए। इसे कहा गया स्वतः जननवाद। एक वैज्ञानिक थे बच्चों, वॉन हेल्महोल्ट्ज।
इन वैज्ञानिक ने ये माना कि जब उन्होंने कुछ अभ्यास करके देखा तो उन्होंने क्या देखा कि यदि पसीने से भीगी हुई एक कमीज, उस शर्ट को यदि गेहूं के भूसे के साथ हम रख दें तो 21 दिन बाद यदि ध्यान देंगे बच्चों तो वहां चूहे हमें उत्पन्न हुए हुए नजर आ जाएंगे। इस प्रकार के उदाहरणों के द्वारा वैज्ञानिकों ने ये परिकल्पना जाहिर की कि जीव कहीं से उत्पन्न नहीं होते, वो अपने आप ही उत्पन्न होते हैं। इस धारणा को स्वतः जननवाद कहा गया। तो थोड़ा सा हम 1-2 पॉइंट इसके अंदर